हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हमने स्टार्ट की थी DSSB TGT नेचुरल साइंस की केमिस्ट्री सीरीज़, जिसमें ऑलरेडी हमने कुछ यूनिट्स को कवर कर लिया है और अभी हम इसकी यूनिट केमिकल इक्वेशंस कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था। आज हम इसका पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, जो हमने पार्ट 1 कवर किया था उसमें हमने देखा था बैलेंसिंग कैसे होती है, तो बैलेंसिंग हमने सीख ली है। अब हम देखने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स को। ठीक है, देखो यहाँ पर जो फर्स्ट टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, यानी आपको याद रखना है हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट सिंगल होता है, रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक रिएक्शन लिख देती हूँ C+O2, तो यहाँ क्या बन गया CO2। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट कितना है 1 और रिएक्टेंट कितने हैं यहाँ पर 2। तो रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, बट जिस रिएक्शंस में प्रोडक्ट सिर्फ सिंगल होता है वो कौन सी रिएक्शंस होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के लिए प्रोडक्ट सिंगल होना चाहिए, राइट। ऐसे आप इसके और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने एक MgO का एग्जाम्पल लिया है, बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 लगाया है। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको ये याद रखनी है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है तो वो फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। ओके, अब यहाँ पर ये जो CaO है इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इसका केमिकल नेम है, इसका एक कॉमन नेम भी है और कॉमन नेम इसका ज़्यादा फेमस है। आपको याद रखना है इसका कॉमन नेम होता है क्विक लाइम। वैसे ही जो CaOH होल ट्वाइस है उसका नाम होता है स्लैक्ट्रोलाइम, राइट। अब अगर ये स्लैक्ट्रोलाइम रिएक्शन करेगा CO2 से तो ये फॉर्म करेगा CaCO3, साथ में यहाँ से एलिमिनेट होगा वाटर। तो ये रिएक्शन पहले तो आपको ये ऐसे याद रखनी है कि ये रिएक्शन वाइट वॉशिंग में यूज़ होती है। वाइट वॉशिंग में क्या होता है, जब वाइट वॉश करते हैं तो इसकी लेयर वॉल्स के ऊपर लगा दी जाती है। अब वो क्या होता है, 2-3 दिन बाद सूखने के बाद CO2 से रिएक्शन कर लेता है और क्या फॉर्म कर लेता है, CaCO3। CaCO3 के वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं जिससे चमक आती है दीवारों के ऊपर। यही हमारा CO2 का डिटेक्शन टेस्ट भी है, यानी अगर ये क्या है, ये स्लैक लाइम, इसे हम क्या बोलते हैं, लाइम वाटर। तो अगर हम लाइम वाटर के ऊपर से CO2 पास कराते हैं तो लाइम वाटर का कलर कैसा हो जाता है, मिल्की। और वो मिल्की इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर प्रेसिपिटेट बनते हैं CaCO3 के, राइट। नेक्स्ट आती है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का दूसरा नाम डिसोसिएशन रिएक्शन या एनालिसिस रिएक्शन है। ये बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट सिंगल होता है, वैसे यहाँ पर रिएक्टेंट सिंगल होता है और वो रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ हम ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब वो एनर्जी हम किस फॉर्म में दे रहे हैं, इस बेसिस पर जो हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो अलग अलग टाइप की होती है। सबसे पहले जो हम टाइप कवर करने वाले हैं वो है थर्मल डिकम्पोजिशन, या उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोलिसिस। अब यहाँ पर वर्ड है थर्मो। थर्म का मतलब क्या होता है, थर्म का मतलब होता है हीट। यानी अगर हम किसी चीज़ को डिकम्पोज कर रहे हैं हीट देकर तो उसे हम क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके लिए आपको 3 रिएक्शन याद रखनी है। यानी अगर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट देकर तोड़ा जाए तो वो टूटेगा CaO और CO2 में। और अभी लास्टली हमने देखा था जो CaO है उसका जो कॉमन नेम है वो होता है क्विक लाइम। सिमिलरली एक और रिएक्शन आपको देखनी है यहाँ पर FeSO4.7H2O। वैसे तो ये हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट होता है, पर इसका कॉमन नेम आपको याद रखना है, कॉमन इसे ग्रीन विट्रोल बोलते हैं। तो जब इसके ऊपर हीट पास की जाती है तो ये सबसे पहले टूट जाता है FeSO4 में, जिसका कलर होता है वाइट। अगर हम फर्दर इसे हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा Fe2O3, SO2 और SO3 में, और ये जो Fe2O3 है इसका कलर होता है ब्राउन, राइट। तो ये आपको याद रखना है। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है लेड नाइट्रेट। ये है लेड नाइट्रेट और ये कलरलेस होता है। अगर हम इसको हीट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है और उसका कलर क्या होता है। तो लेड नाइट्रेट को हीट करने से एक तो यहाँ पर बनेगा PbO जिसका कलर कैसा होता है, येलो, और साथ में यहाँ से गैस निकलेगी जो कौन सी होगी, NO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NO2 के ब्राउन फ्यूम्स होते हैं, तो याद रखना वो गैस जिसके ब्राउन फ्यूम्स होते हैं कौन सी गैस होती है, NO2, और साथ में यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होती है,
राइट। तो ये आपको थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी वो डिकम्पोजिशन जिसमें हम रिएक्टेंट को तोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पर आपको याद रखनी है वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ पर अगर हम वाटर के ऊपर इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं तो वाटर ब्रेकआउट हो जाता है H2 और O2 में, राइट। तो यहाँ से हमें एक तो मिलती है हाइड्रोजन गैस और एक हमें मिलती है यहाँ से ऑक्सीजन गैस। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। अब इस रिएक्शन में कई सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। पहली बात ये ध्यान देनी है कि जो वाटर होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये पुअर कंडक्टर होता है तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी, इसीलिए इसमें कुछ ड्रॉप्स हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की डालते हैं। तो पहले तो आपको ये याद रखना है इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्यों ऐड किया जाता है। वाटर को कंडक्टिंग बनाने के लिए इसमें हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं। सेकेंड, यहाँ से हमें दो गैसें मिलती हैं, एक H2 और एक O2। अब जब कभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग रॉड्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, एनोड और कैथोड। तो आपको याद रखना है जो हाइड्रोजन होती है वो हमें किस पे मिलती है, हाइड्रोजन हमें मिलती है कैथोड पर। तो हाइड्रोजन यहाँ हमें कौन सी रॉड पर, कौन सी इलेक्ट्रोड पर मिलती है, कैथोड पर। और ऑक्सीजन हमें मिलती है एनोड पर। ऑक्सीजन फॉर्म होती है एनोड पर और हाइड्रोजन फॉर्म होती है कैथोड पर। ये याद रखना है। और साथ में ये याद रखना है यहाँ पर जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो इनमें से एक गैस का वॉल्यूम डबल होता है दूसरी गैस से। तो आपको याद रखना है जो हाइड्रोजन गैस है उसका वॉल्यूम ऑक्सीजन के वॉल्यूम से डबल होता है। इसका वॉल्यूम डबल होगा इसके कंपैरिजन में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाटर के अंदर जो H2O है वो 2:1 में कंबाइन होता है। क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में कंबाइन करते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन का वॉल्यूम हमेशा ही ऑक्सीजन के वॉल्यूम से डबल होता है। क्लियर। ये आपको इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में याद रखना है फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारा आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन या इसे हम फोटोलिसिस बोलते हैं। देखो यहाँ पर वर्ड आ रहा है फोटो। फोटो का मतलब होता है सनलाइट। तो अगर कहीं पर भी वर्ड आता है तो फोटो, तो उसका मतलब क्या होता है, सनलाइट। यानी अगर हम कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा रहे हैं, यानी अगर हम किसी रिएक्टेंट को ब्रेक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, राइट। अब यहाँ पर भी आपको दो रिएक्शन याद रखनी है। फर्स्ट रिएक्शन है AgCl का डिकम्पोजिशन। तो अगर हम AgCl के ऊपर से सनलाइट पास कराते हैं तो AgCl ब्रेक आउट हो जाता है Ag और Cl2 में। तो एक तो यहाँ से मिलेगा Ag और दूसरा यहाँ से क्या मिलेगा हमें, Cl2। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2। ये जो AgCl होता है इसका कलर कैसा होता है, वाइट। तो अगर हम इसे धूप में छोड़ देंगे तो वाइट से ये कौन से कलर में चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है ग्रे में। तो वाइट से ग्रे में चेंज होना फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन शो करता है, ठीक है। अब जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर किसकी कोट होती है, AgCl की। ये याद रखना है जो कुछ टाइम बाद सनलाइट में एक्सपोज रहने के बाद किस में चेंज हो जाती है, ग्रे में, क्योंकि इसका डिकम्पोजिशन हो जाता है। एक और रिएक्शन सिमिलर आपको याद रखनी है AgBr की। तो अगर AgBr के ऊपर से सनलाइट पास कराई जाए, तो अगर हम AgBr से सनलाइट पास कराते हैं तो AgBr भी डिकम्पोज हो जाता है Ag और Br2 में। अब ये Ag और Br2 में डिकम्पोज हो गया है तो ये जो AgBr है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड, ये हमारा होता है पेल येलो कलर का। ये कुछ पेल येलो कलर का होता है और जो हमें ये सिल्वर मिलेगा ये होता है ग्रे कलर का, राइट। अब ये जो है ये वाली रिएक्शन ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है। तो आपको ये याद रखना है ये वाली रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है, राइट। तो ये आपको याद रख के चलना है। तो ये था डिकम्पोजिशन 3 तरीके का, जिसमें पहला था थर्मल हीट से, दूसरा था इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रिक करंट से, थर्ड था फोटोलाइटिक सनलाइट की हेल्प से डिकम्पोजिशन करना, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी। देखो इसमें क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेसर रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। जैसे फॉर एग्जांपल Fe+CuSO4। तो अगर Fe+CuSO4 की रिएक्शन कराएंगे ये सॉलिड स्टेट में, क्योंकि इसका सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे तो ये जगह एक्वस स्टेट में, तो Fe यहाँ से Cu को डिस्प्लेस कर देगा और ये क्या बना लेगा, FeSO4 एक्वस प्लस यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, CuS, राइट। अच्छा, अगर मैं यही रिएक्शन अपोजिट कराऊँ, यानी कॉपर को मैं FeSO4 के सॉल्यूशन में डिप कर दूँ और फिर सपोज करूँ क्या रिएक्शन होगी, उस केस में यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन।
अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होती है, क्योंकि आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो आयरन इजीली कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। बट क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव होता है तो वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। ठीक है, अब आपको कैसे याद रखना है कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? उसके लिए आपको एक सीरीज़ याद रखनी है जिसे हम क्या कहते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज़। तो आपको क्या याद रखनी है? रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ में मेटल्स को अरेंज किया गया है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी के हिसाब से, राइट। अब इसमें सबसे पहले रिएक्टिव मेटल कौन सी आती है? पोटाशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। इसका मतलब यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है यानी मोस्ट रिएक्टिव मेटल वो कौन सी है? पोटाशियम। और लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है? प्लेटिनम। तो आपको ये सीरीज़ याद होनी चाहिए, तभी आपको पता होगा कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है और कौन नहीं। इसको आप इससे याद रख सकते हैं, प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब यहाँ पर जो फर्स्ट है ये क्या है? प्लीज़, पी फॉर पोटाशियम, फिर आ रहा है स्टॉप, एस फॉर सोडियम, कॉलिंग में सी फॉर कैल्शियम, फिर आता है एम फॉर मैग्नीशियम, ए फॉर एल्यूमिनियम, सी फॉर कार्बन, जेड फॉर जिंक, आई फॉर आयरन, टी फॉर टिन, एल फॉर लेड, एच फॉर हाइड्रोजन, कॉपर तो यहाँ दिया ही है, एस फॉर सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम। ऐसे आप इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डबल डीकम्पोजिशन, जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। इस रिएक्शन में दो सॉल्यूशन मिलकर दो नए कंपाउंड बनाते हैं जिसमें म्यूचुअल एक्सचेंज होता है रेडिकल्स का। ये सिंपल आप कह सकते हैं इस रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हम ले लेते हैं BaCl2 की। रिएक्शन हम करा रहे हैं Na2SO4 से, यानी एक एक्वा सॉल्यूशन है BaCl2 का, एक एक्वा सॉल्यूशन है Na2SO4 का। अगर दोनों एक्वा सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया जाए तो यहाँ पर बनेगा एक तो BaSO4, तो एक यहाँ पर क्या बनने वाला है BaSO4 सॉलिड, और एक यहाँ से बनेगा NaCl। बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। अब आपको याद रखना है जब ऐसे दो एक्वा सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है तो एक सॉलिड कंपाउंड बनता है, यानी एक इनसॉल्युबल कंपाउंड यहाँ पर बनता है जिसके प्रेसिपिटेट बनेंगे। और BaSO4 के प्रेसिपिटेट कैसे होते हैं? वाइट। इसीलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एक और रिएक्शन आप याद रख सकते हैं जैसे CuSO4। तो जब हम CuSO4 एक्वा सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, या फिर CuSO4 सॉल्यूशन में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास कराते हैं, तो यहाँ से बनता है CuS सॉलिड, और साथ में यहाँ से रिलीज हो जाता है H2SO4। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? H2SO4। अब ये जो CuS होता है इसके जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो होते हैं ब्लैक कलर के, तो यहाँ से क्या बनती है? ब्लैक PPT बनती है, राइट। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिसमें हीट या एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हमें हीट या एनर्जी देनी पड़ती है। तो देखो जो भी रिएक्शंस जलाने वाली होती हैं यानी बर्निंग की रिएक्शन होती हैं, कंबशन की रिएक्शन होती हैं, यानी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होनी है, कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक। क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ जलाएंगे तो वहाँ से हीट और लाइट तो निकलेगी, यानी वहाँ से क्या निकलेगी? एनर्जी। तो यहाँ से एनर्जी निकलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, तो इसलिए कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जिसमें हमें हीट या एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल देखा था डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। जितने भी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं, किसी भी चीज़ को तोड़ोगे तो उसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो उसमें क्योंकि हमें एनर्जी देनी पड़ती है इसलिए डीकम्पोजिशन रिएक्शंस कहती होती हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। जैसे लास्टली हमने एक एग्जाम्पल देखा था CaCO3 का। तो जब CaCO3 को हीट देकर डिकम्पोज करते हैं तो इसमें हमने हीट दी, यानी इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो ये डिकम्पोज हो जाता है CO और CO2 में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो याद रखनी है रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस। तो जो एक्सोथर्मिक होता है वो होता है रेस्पायरेशन, यानी याद रखना है रेस्पायरेशन का प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक। यानी जो एनिमल्स की बॉडी में होता है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में हो रहा है रेस्पायरेशन, वो कैसी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक, क्योंकि वहाँ से एनर्जी क्या होती है? रिलीज। रेस्पायरेशन की रिएक्शन आप सबको याद होगी, जो C6H12O6 होता है ग्लूकोज, ये जब हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो ये अंदर जाकर डिकम्पोज हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में CO2, और साथ में यहाँ क्या बना लेता है? H2, और साथ में यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP, जिसे हम सारे काम करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, क्योंकि रेस्पायरेशन से हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी भी यहाँ कितनी रिलीज होती है? 38 ATP की।
अब ये हम लाइफ प्रोसेस में कवर कर लेंगे जब हम बायोलॉजी करेंगे तब। तो यहाँ आपको इतना याद रखना है कि रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक, क्योंकि रेस्पिरेशन की वजह से हमें एनर्जी मिलती है अपने काम करने के लिए, इसलिए रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। सिमिलरली प्लांट्स के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, और जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो एंडोथर्मिक होती है। फोटोसिंथेसिस कैसी प्रोसेस होती है? एंडोथर्मिक। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो प्लांट होते हैं वो CO2 एटमॉस्फेयर से कैप्चर करते हैं, वाटर लेते हैं रूट्स के थ्रू, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सनलाइट एब्जॉर्ब करने से उनका क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है, तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और क्लोरोफिल उनके पास प्रेजेंट होता है, तब ये रिएक्शन होती है, तब वो अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं, जिस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। और ये रिएक्शन में हमारे जो बाई प्रोडक्ट्स, जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं, वो एक तो C6H12O6 बनता है, और बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन और वाटर फॉर्म होते हैं, राइट। तो ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, यानी रिएक्शन तो हम लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में भी कर लेंगे, बट आपको फिलहाल ये चीज़ याद रख के चलनी है कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, जबकि फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन मैंने जब बैलेंसिंग कराई थी तभी भी बताया था। ऑक्सीडेशन क्या होता है, वहाँ पर हमने एक ही डेफिनेशन की थी कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो रिडक्शन होगा। इसके अलावा और भी डेफिनेशंस है, अगर कहीं पर ऑक्सीजन ऐड होती है तो ऑक्सीडेशन, रिमूव होती है तो रिडक्शन, हाइड्रोजन ऐड होती है तो रिडक्शन, और रिमूव होती है तो ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन का गेन रिडक्शन होता है। तो ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको याद रखना है। कई सारे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे अगर मैं C+O2 की बात करूं तो क्या बनता है CO2, क्योंकि कार्बन पर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। सिमिलरली अगर हम देखेंगे N2+H2 यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बनाते हैं? NH3, यानी क्या बनता है हमारा? अमोनिया। तो क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन ऐड होगी तो कैसी रिएक्शन होती है? रिडक्शन, राइट। अच्छा, अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें आपको एक और चीज़ याद रखनी है, जो वो सब्सटेंसेस जो किसी और का ऑक्सीडेशन कराते हैं बट खुद रिड्यूस हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो किसी के लिए कोई काम करे, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करा रहा है। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे का रिडक्शन कराता है। तो जो दूसरे का रिडक्शन कराए पर खुद ऑक्सीडेशन में चला जाए, उसे हम क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट रिएक्शन दी है और आपको फर्स्ट रिएक्शन में पूछा है कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, सपोज ऐसे हमने पूछा, तो आपको इसमें बताना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो सबसे पहले तो आप ये पता करो यहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। देखो यहाँ पर Cu यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, और ऑक्सीजन का हटना अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, अगर ऑक्सीजन रिमूव होती है, रिमूव, तो क्या होता है? रिडक्शन। तो यहाँ पर क्योंकि ऑक्सीजन हट गई तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन। नेक्स्ट, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई तो इसके ऊपर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। सबसे पहले आप ये पहचान लो किसके ऊपर रिडक्शन हो रहा है और किसके ऊपर ऑक्सीडेशन, क्योंकि CuO के ऊपर क्या हो रहा है? रिडक्शन, और हाइड्रोजन के ऊपर हो रहा है ऑक्सीडेशन। बस अब इसको रिवर्स कर दो, यानी जहाँ रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। यानी अगर मैं ये पूछूँ, यही बोला था ना, जो रिडक्शन में जाएगा वो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएगा और क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछूं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? यहाँ पर CuO। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से पूछूं रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, तो यहाँ से रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? H2, राइट। तो बस आप पहले ये पता कर लो किस पर रिडक्शन हो रहा है, किस पर ऑक्सीडेशन। जिस पर रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिस पर ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहाँ पर देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में ZnO से बन रहा है यहाँ ZnO+C, Zn+Co। तो ZnO से यहाँ पर Zn फॉर्म हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो गया, और ऑक्सीजन का रिमूवल क्या होता है? रिडक्शन। तो यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन। और C यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन।
इसका मतलब अगर मैं यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछूं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसके ऊपर रिडक्शन होता है। तो यहाँ रिडक्शन किसके ऊपर हो रहा है, ZnO। तो यहाँ से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया ZnO। सिमिलरली यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की अगर हम बात करें तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा यहाँ पर कार्बन, क्योंकि इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पर थर्ड रिएक्शन देखते हैं, Fe2O3 और यहाँ है Al, यहाँ बन रहा है Al2O3 और Fe। तो Fe2O3 से के पास था ऑक्सीजन और यहाँ से ऑक्सीजन हट गया और ऑक्सीजन हटकर यहाँ क्या आ रहा है, Fe। ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, रिडक्शन। इसका मतलब इसके ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन। सिमिलरली अगर हम एल्यूमिनियम को देखें तो एल्यूमिनियम के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन का एडिशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो अब अगर मैं पूछूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसके ऊपर रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन किसके ऊपर हो रहा है, Fe2O3। तो Fe2O3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एल्यूमिनियम वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। तो आई होप ये समझ आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, राइट। नेक्स्ट एक टाइप और बच जाता है हमारा डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें एक ही एलिमेंट एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट से ऑक्सीडाइज भी हो जाता है और रिड्यूस भी हो जाता है। यानी आपको ये याद रखना है, एक एक कंपाउंड, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन में भी जाएगा और रिडक्शन में भी जाएगा। तो अगर सेम एलिमेंट ऑक्सीडेशन में भी जाए और रिडक्शन में भी जाए, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। पहली चीज़, यहाँ पर जो एलिमेंट है जो रिडक्शन में भी जाएगा और ऑक्सीडेशन में भी जाएगा, उस एलिमेंट की वेरिएबल ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। यानी ऐसा कोई एलिमेंट जिसकी फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ये रिएक्शन शो नहीं कर सकता। जैसे ग्रुप वन की फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, वो ये रिएक्शन शो नहीं करेंगे। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब एक से ज़्यादा, तो एटलीस्ट इस एलिमेंट के पास तीन ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। अब इसके लिए आप ऐसे याद रखना, मैंने पहले भी बताया था, अभी डेफिनेशन में भी बताया और लास्ट जब हमने बैलेंस किया था तभी भी बताया, अगर कहीं पर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है तो वहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। और अगर कहीं पर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, यानी हमारा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, तो वहाँ पर होगा रिडक्शन। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन होता है और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन होता है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, हाइड्रोजन परऑक्साइड, H2O2 होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड और यहाँ ये डिकम्पोज होकर सपोज बना रहा है H2O और साथ में ये डिकम्पोज हो गया, ये डिकम्पोज हो जाता है वाटर और ऑक्सीजन में। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पर भी क्या जाएगा 2, ये हो गई बैलेंस। अब यहाँ पर देखो हाइड्रोजन और यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन तो एक ही बार है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है और यहाँ पर भी क्या होता है +1। ये परऑक्साइड है, तो मैं आपको बता दूँ जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। और जब मैंने लास्ट बैलेंसिंग कराई थी तभी भी बताया था कि अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं तो इस लिंकेज को हम परऑक्सी लिंकेज कहते हैं। और ऐसे केस में दोनों ऑक्सीजन के ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन इसके ऊपर कितना होगा, -1। ये वाला ऑक्सीजन फ्री स्टेट में इसके ऊपर कितना है, 0। और ये वाला ऑक्सीजन तो सिंपल वाटर का यहाँ कितना होगा, -2। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन -1 से -2 जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो डिक्रीज हो रहा है तो इस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। और ये -1 से कहाँ जा रहा है, 0। तो -1 से 0 मतलब नंबर इंक्रीज हो गया, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिडक्शन में भी जा रहा है, ऑक्सीडेशन में भी जा रहा है, तो इसलिए ये रिएक्शन क्या होगी, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडेशन में भी जाता है और रिडक्शन में भी जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रख के चलिए। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे Cl2। तो Cl2 ये एक रिएक्शन हमें यहाँ दे रखी है, गिवन है। अब यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो जो Cl है ये फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। यहाँ पर जो Cl है उसका -1 है। इस वाले सेल का निकाल लेते हैं, देखो इसका कर लेते हैं हम x। ऑक्सीजन का हमें पता है -2 होता है, तो x - 2 = -1। तो जो हमारा x आएगा वो क्या आएगा, +1। इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, +1। तो एक तो 0 से +1 क्योंकि इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन।
और जो दूसरा है वो है 0 से -1। तो 0 से -1 क्योंकि डिक्रीमेंट हो रहा है तो क्या हो गया, रिडक्शन। तो यहाँ पर क्लोरीन ऑक्सीडेशन में भी जा रहा है, क्लोरीन रिडक्शन में भी जा रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें सेम एलिमेंट ऑक्सीडेशन में भी जाए और रिडक्शन में भी जाए, उसे हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को भी कवर कर लिया है। इसे हमने 2 पार्ट में कवर किया था। पहले पार्ट में हमने बैलेंसिंग और ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था। दूसरे पार्ट में हमने सारे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस को कवर कर लिया है। आई होप सारे डाउट्स और ये क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उससे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, राइट। तो और इसके हमने कुछ प्रैक्टिस सेट भी कवर कर लिए हैं, और अभी तो हमने DSSS की PYQ सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी है। आप वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, राइट। इसके बाद हम DSSS PYQ सीरीज़ को तो जारी ही रखेंगे, साथ में जो यूनिट्स रह गए हैं उनको भी हम कवर करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।